दोस्तों, पहाड़ पर जो लालटेन जल रही थी वो बुझ गई है। आधुनिक हिंदी कविता की अपूरणीय क्षति हुई है। पिछली रात कोरोना ने हिंदी को एक और आघात दिया है। आधुनिक हिंदी कविता के अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का कल देहांत हो गया रात को। कोविड-19 ने उनकी जान ले ली है। बहुत ही एक तरह से झटका है ये हिंदी साहित्य जगत को। जो लोग जानते हैं वीरेंद्र जी को, उनकी कविताओं से जो परिचित हैं, उन्हें ये अच्छी तरह से एहसास होगा कि कितनी बड़ी क्षति हो गई है। वीरेंद्र डंगवाल उन कुछ बिरले कवियों में से हैं जिन्होंने ऐसी सच्चाइयाँ जो बहुत ही कटु रूप में हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, किंतु साधारणतः लोगों की नज़र उन पर नहीं जाती, उसको व्यक्त किया है उन्होंने। नई सदी में शत्रु को डिफाइन किया है उन्होंने अपनी कविता में। शत्रु किस रूप में होते हैं? नया शत्रु जो है वो पुराने शत्रु से एकदम भिन्न नहीं है, मूल रूप वही है, किंतु उसके रंग रूप थोड़े बदल गए हैं। उसमें और ज़्यादा काइयापन आ गया है, और ज़्यादा वो चालाक हो गया है, और ज़्यादा सशक्त हो गया है। आज उन्हीं पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह के रचयिता मंगलेश डबराल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनकी कुछ कविताओं का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उनकी जो पहली कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहाड़ से ही संबंधित है। चूँकि वो पहाड़ के कवि थे, पहाड़ उनकी कविताओं में सांस लेता था। पहाड़ से उनका संबंध इतना गहरा था कि उनकी कविताओं में पहाड़ सजीव होकर हमारे सामने प्रस्तुत होता था। पहाड़ की गलियाँ, पहाड़ के घर, पहाड़ के लोग, पहाड़ का मौसम, सब कुछ सजीव होकर उनकी कविताओं में आता है। तो उनकी पहली कविता जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है अंतराल शीर्षक कविता का। हरा पहाड़ रात में सिरहाने खड़ा हो जाता है। शिखरों से टकराती हुई तुम्हारी आवाज़ सीलन भरी घाटी में गिरती है और बीतते दृश्यों की धुंध से छनकराते रहते हैं तुम्हारे देह वर्ष। पत्थरों पर झुकी हुई घास इच्छाओं की तरह अजस्र झरने, एक निर्गंध मृत्यु, और वह सब जिससे तुम्हारा शरीर रचा गया है लौटता है रक्त में फिर से चीखने के लिए। तो ये कविता है, पहली कविता रही। दूसरी जो कविता है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ उसका शीर्षक है गुलामी। इस प्रकार है। इन दिनों कोई किसी को अपना दुख नहीं बताता। हर कोई कुछ छिपाता हुआ दिखता है। दुख की छोटी सी कोठरी में कोई रहना नहीं चाहता। कोई अपने अकेलेपन में नहीं मिलना चाहता। लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं लोगों से, अपनी सफलताओं से, ताकत से, पैसे से, अपने सुरक्षा दलों से। कुछ भी पूछने पर तुरंत हंसते हैं, जिसे इन दिनों के आम चलन में प्रसन्नता माना जाता है। उदासी का पुराना कबाड़ पिछवाड़े फेंक दिया गया है। उसका ज़माना ख़त्म हुआ। अब यह आसानी से याद नहीं आता कि आखिरी शोक गीत कौन सा था, आखिरी उदास फिल्म कौन सी थी जिसे देखकर हम लौटे थे। बहुत सी चीज़ें
उलट पुलट हो गई हैं। इन दिनों दिमाग पर पहले कब्ज़ा कर लिया जाता है, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए लोग बाद में उतरते हैं। इस तरह नई गुलामियाँ शुरू होती हैं। तरह तरह की सस्ती और महंगी, चमकदार, रंग बिरंगी, कई बार वे खाने पीने की चीज़ों से ही शुरू हो जाती है और हम सिर्फ एक स्वाद के बारे में बात करते हैं। कोई चलते चलते हाथ में एक आश्वासन थमा जाता है जिस पर लिखा होता है मेड इन अमेरिका। नए गुलाम इतने मज़े में दिखते हैं कि उन्हें किसी दुख के बारे में बताना कठिन लगता है, और वे संघर्ष जिनके बारे में सोचा गया था कि ख़त्म हो चुके हैं, फिर से वहीं चले आते हैं जहां शुरू हुए थे। वह सब जिसे बेहतर हो चुका मान लिया गया था, पहले से ख़राब दिखता है। और यह भी तय है कि इस बार लड़ना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने को जीता हुआ मानते हैं और हंसते हैं। हर बार कुछ छिपाते हुए दिखाई देते हैं। कोई हादसा है जिसे बार बार अनदेखा किया जाता है, उसकी एक बची हुई चीख जो हमेशा अनसुनी छोड़ दी जाती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है नई गुलामी को उन्होंने नई तरह से परिभाषित किया है। गुलामी और गुलाम अब पहले जैसे नहीं दिखते हैं, न गुलामी पहले जैसी है न गुलाम पहले जैसे हैं। दोनों का रूप बदल गया है और समाज में ये चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ, बस उसका बाहरी डेकोरेशन बदला हुआ है। अगली कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है तानाशाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त कविता है उनकी, और इस कविता की रचना उन्होंने, गद्य कविता है ये एक तरह से, यानी कविताओं, इसको देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये कविता है, किंतु जब आप पाठ करेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे कि ये कविता है, क्योंकि गद्य कविता जो है पाठ से समझ में आती है। ऐसे देखने पर वो गद्य की तरह ही पूरा एकदम एक लाइन से शुरू हुआ और एकदम एक पैराग्राफ में ख़त्म हो गया, इस तरह से होता है। तो सुनिए तानाशाह। तानाशाहों को अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता। वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते या उनके दिल का एक्सरे नहीं देखते। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठे हुए उनके हाथ या बंधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई उंगली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है, या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुंह इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है। वे अपनी आँखों में काफ़ी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आ जाती है और इतिहास की सबसे क्रूर आँखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह मुस्कुराते हैं। तानाशाह मुस्कुराते हैं, भाषण देते हैं और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य हैं, लेकिन इस कोशिश में उनकी भंगिमाएं जिन प्राणियों से मिलती जुलती हैं वे मनुष्य नहीं होते। तानाशाह सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, आकर्षक कपड़े पहनते हैं, बार बार सज धज बदलते हैं, लेकिन यह सब अंततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। कितनी सच्ची बात है ये, कितना सटीक विश्लेषण उन्होंने किया है, और आज हम इस तानाशाही की गंध हवा में महसूस कर रहे हैं। ये तानाशाही का जो ये चरित्र उन्होंने अंकित किया है वीरेंद्र डंगवाल जी ने इस कविता में, ये चरित्र
आज हमें स्पष्ट किसी व्यक्ति में दिखाई देता है उसके लक्षण। आप ज़रा गौर करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली कविता भी जो है बहुत ही मारक है, और चूँकि उनका जो अंतिम कविता संग्रह जो आया था वो नए युग में शत्रु शीर्षक से, उसके अंतर्गत बहुत सी कविताएं हैं, उसमें से ये कविता है हत्यारों का घोषणा पत्र। इस कविता को पढ़ने के पहले एक बात मैं कह दूं इसके बारे में कि इसमें हत्यारों का घोषणा पत्र जो हत्यारे अपने आप के बारे में घोषणा कर रहे हैं। हालांकि कोई हत्यारा घोषणा नहीं करता, लेकिन हर हत्यारे के मन में ये बातें रहती हैं जो इस कविता में व्यक्त की गई हैं। हत्यारा ऐसे सोचता है, हालांकि वो कभी सार्वजनिक कहता नहीं है, लेकिन उनके मन की बात उनके मन के भीतर प्रवेश करके वीरेन जी ने उनके चरित्र को यहाँ सामने रखा है। आइए देखते हैं हत्यारों का घोषणा पत्र। हम जानते हैं कि हम कितने कुटिल और धूर्त हैं। हम जानते हैं कि हम कितने झूठ बोलते आए हैं। हम जानते हैं कि हमने कितनी हत्याएं की हैं, कितनों को बेवजह मारा पीटा है, सताया है। औरतों और बच्चों को भी हमने नहीं बख्शा। जब लोग रोते बिलखते थे, हम उनके घरों को लूटते थे। चलता रहा हमारा खेल पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हमारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं जो जानते हैं हमारी असलियत। हम जानते हैं कि हमारा खेल इस पर टिका है। किस पर? तो इस पर टिका है कि बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, और बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। वे खुद भी यही करना चाहते हैं। बिल्कुल कितना सच है ये, एकदम आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से भक्ति में डूब गए हैं, राजनीतिक भक्ति में, कि बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद किए एकदम थाली और ताली पीट रहे हैं। उनकी आंखें कब खुलेंगी पता नहीं। चलिए अगली कविता देखते हैं। वही उनका जो सबसे लेटेस्ट उनका कविता संग्रह है, उसका है नए युग में शत्रु, और किस तरह से उन्होंने शत्रु को परिभाषित किया है, आप ज़रा गौर करें इस पर। अंततः हमारा शत्रु भी एक नए युग में प्रवेश करता है, अपने जूतों, कपड़ों और मोबाइलों के साथ। वह एक सदी का दरवाज़ा खटखटाता है और उसके तहखाने में चला जाता है, जो इस सदी और सहस्त्राब्दी के भविष्य की तरह ही अज्ञात है। वह जीत कर आया है और जानता है कि अभी पूरी तरह नहीं जीता है। उसकी लड़ाइयाँ बची हुई हैं। हमारा शत्रु किसी एक जगह नहीं रहता, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं पता चलता है वह और कहीं रह रहा है। अपनी पहचान को उसने हर जगह अधिक घुला मिला दिया है, यानी अब उसको पहचानना मुश्किल है। बहुत ही घुला मिला पहचान है उसकी पहचान। जो लोग ऊंची जगहों में भव्य कुर्सियों पर बैठे हुए दिखते हैं वे शत्रु नहीं, सिर्फ उनके कारिंदे हैं, वर्कर्स हैं, जिन्हें वह भर्ती करता है ताकि हम उसे खोजने की कोशिश न करें। वह अपने को कंप्यूटरों, टेलीविज़नों, मोबाइलों, आईपैडों की जटिल आंतों के भीतर फैला देता है। किसी महंगी गाड़ी के भीतर उसकी छाया नज़र आती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर दिखता है वह वहाँ नहीं है, बल्कि किसी दूसरी और ज़्यादा नई गाड़ी में बैठकर चल दिया है। कभी लगता है वह किसी फैशन परेड में शिरकत कर रहा है, लेकिन वहाँ
सिर्फ बनियानों और जांघियों का ढेर दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि शायद वह किसी गरीब के घर पर हमला करने चला गया है, लेकिन वह वहाँ से भी जा चुका है। वहाँ एक परिवार अपनी गरीबी में से झांकता हुआ टेलीविज़न देख रहा है, जिस पर एक रंगीन कार्यक्रम आ रहा है। हमारे शत्रु के पास बहुत से फ़ोन नंबर हैं, ढेरों मोबाइल। अब शत्रु की पहचान वो बता रहे हैं। हमारे शत्रु के पास बहुत से फ़ोन नंबर हैं, ढेरों मोबाइल। वह लोगों को सूचना देता है, आप जीत गए हैं। एक विशाल प्रतियोगिता में आपका नाम निकल आया है। आप बहुत सारा कर्ज ले सकते हैं, बहुत सा सामान खरीद सकते हैं। एक अकल्पनीय उपहार आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन पलट कर फ़ोन करने पर कुछ नहीं सुनाई देता। हमारा शत्रु कभी हमसे नहीं मिलता, सामने नहीं आता, हमें ललकारता नहीं। हालांकि उसके आने जाने की आहट हमेशा बनी रहती है। कभी कभी उसका संदेश आता है कि अब कहीं शत्रु नहीं है, हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। आपसी मतभेद भुलाकर आइए हम एक ही थाली में खाएं, एक ही प्याले में पिएं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा विश्वास है। धन्यवाद और शुभ रात्रि। तो दोस्तों, कविताओं से गुज़रते हुए आपने देखा कि मंगलेश डबराल जी की काव्य संवेदना क्या है। वो शोषकों के खिलाफ हैं और शोषितों के साथ हैं। उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। मैं यहाँ किसी वाद का जिक्र नहीं करूँगा। वाद में पढ़कर अक्सर जो है चीज़ों का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। उन्होंने हमेशा जो है शोषितों के पक्ष में लिखा है और शोषकों को उनके चेहरे पर जमे हुए नकाबों को खींचकर उतार फेंका है और उसकी पहचान को और ज़्यादा स्पष्ट करके दिखाया है।